हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। अभी तक आपने वाटर लाइफ प्रोसेस पढ़ा, आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, आपने रिस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और अब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में हमको ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन और प्लांट्स का एक्सक्रीशन दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक्सक्रीशन है क्या, व्हाट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, ठीक है, तो आपको मैं एक्सक्रीशन समझा देता हूं बहुत इजीली। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसके वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो इंसान में ये वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है, किस ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है? तो उस ऑर्गन का नाम है लीवर। क्या है? लीवर। तो लीवर में प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। उस मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज यूरिया, यूरिया इज द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में भी किस ऑर्गन में? लीवर में। अब ये यूरिया बनता तो लीवर में है और ये ट्रांसफर हो जाता है हमारे ब्लड में। कहाँ? ब्लड में, खून में, ठीक है। तो ये यूरिया आ गया हमारे ब्लड में। अब अगर ब्लड में आ गया तो हमारा ब्लड गंदा हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो इसे क्या करना होगा? प्योर करना होगा, है कि नहीं? तो आगे चल के ये प्योर कौन करेगा? तो ये ब्लड जिसमें यूरिया है ये पहुंचेगा हमारी किडनी में, ठीक है। ये ब्लड यहां से पहुंचेगा कहाँ? हमारी किडनी में। और किडनी फिर इसे क्या करेगी? किडनी फिल्टर करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी। फिल्टर करने से यूरिया ब्लड से अलग हो जाएगा और ये यूरिया हमारे बॉडी के क्या होगा? बाहर यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारा ब्लड प्योर हो जाएगा। उस ब्लड को वापस शरीर के अंदर भेज देंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस है कि जहां हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया, उसको हमने किडनी के भरोसे या किडनी की मदद से हमने उसे प्योर किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब जरूरी नहीं कि हर जगह किडनी हो, प्लांट्स में तो किडनी होगी नहीं, लेकिन प्लांट्स में भी तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस तो होता होगा। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस इसीलिए है ताकि एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसके बॉडी में जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे रिमूव किया जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। So it is a biological process that involved in the removal of harmful metabolic waste. अगर बॉडी के ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? यूरिया फ्रॉम द बॉडी, या कह लो ब्लड, क्योंकि ब्लड तो बॉडी में ही है, तो या तो ब्लड कह लो या बॉडी कह लो। तो ब्लड से या बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और ऐसा ही कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो हम कहते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स में किडनी नहीं होता, ठीक है। तो अब आप किडनी ह्यूमन बींग्स में होता है, तो हम ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूरिया, यूरिया इज द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। बॉडी में भी कहाँ? लीवर में। और ये लीवर में बनकर कहाँ आ जाता है? ब्लड में आ जाता है, ठीक है। और इसे ब्लड को फिल्टर कौन करता है? ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी। प्यूरिफाई करने का मतलब ब्लड से यूरिया को अलग करना। और ये यूरिया हमारे बॉडी से बाहर किस फॉर्म में निकलता है? यूरिया के फॉर्म में नहीं निकलता, ये यूरिन के फॉर्म में निकलता है, जिस यूरिन में पानी भी रहता है, यूरिया भी रहता है, सॉल्ट भी रहता है, ठीक है। तो ये जो यूरिन है इसमें पानी भी है, इसमें यूरिया भी है और इसमें सॉल्ट भी है, ठीक है। तो यूरिन के फॉर्म में हम अपने बॉडी के यूरिया को बाहर निकालते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अब आइए हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं। क्लियर? तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक्सक्रीशन में कौन सा ऑर्गन मदद कर रहा है? किडनी। लेकिन किडनी के साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स भी हैं, जरा वो देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ आपको कितने किडनी नजर आ रहे हैं? तो कहोगे सर इसमें ध्यान क्या देना है, ये तो सबको पता है कि हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, लेफ्ट और राइट। बात सही है। तो 2 किडनी तो हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है। अब किडनी में जो यूरिन बना, वो यूरिन ये यूरेटर के थ्रू, यूरेटर एक तरीके का पाइप है, तो 2 किडनी तो यूरेटर भी कितने हुए, 2, तो पेयर ऑफ यूरेटर। तो जो यूरिन बना वो यूरेटर के थ्रू आ जाएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है, 1। ठीक है। और फिर यहाँ ये यूरिन स्टोर हो जाएगा और समय समय पर यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना है, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, कौन पेयर में है और कौन पेयर में नहीं है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है कि यूरिन को स्टोर कौन करता है। तो यूरिन को स्टोर करने वाला जो ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर है, तो इट स्टोर्स यूरिन। यूरिन बना कहां, किडनी में, और किडनी में बनने के बाद वो यूरेटर के थ्रू कहां आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच, एक थैले की तरह होता है, इसमें भरता जाता है, यूरिन स्टोर होता जाता है, और समय समय पर हम यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को रिलीज कर देते हैं। तो यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरेथ्रा का काम है स्टोर्ड यूरिन को रिलीज करना। इट रिलीजेस यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात समझ में आ गया। और ये डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी हो गया, किडनी के बाद आप ये देख पा रहे हैं ये यूरेटर्स हैं। ठीक है, यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब किडनी जो है वो हमारी जो बैकबोन है, उस बैकबोन के दोनों तरफ किडनी लोकेटेड होती है एब्डोमेन में। तो ये हमारा ये जो पेट वाला एरिया है ये एब्डोमिनल एरिया है, और इस एब्डोमेन में जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों तरफ किडनी लोकेटेड होती है। ठीक है, तो किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आपको इंडिकेट करूं तो ये किडनी है, ये किडनी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको ये देखना है कि किडनी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the ureter, बात सही है, into the urinary bladder where it is stored, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और रिलीज कहाँ से होता है, यूरेथ्रा से। अब आपसे मैं पूछूं कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाला पाइप या जोड़ने वाला ऑर्गन कौन सा है, पार्ट कौन सा है, आप क्या कहोगे, यूरेटर। ये रहा किडनी, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। तो इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ने वाला जो पाइप है वो यही तो है, ये पाइप, और ये जो पाइप है इसे क्या कहते हैं, यूरेटर। तो ये ध्यान रखना है, यूरेटर कनेक्ट्स किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलिए अब हर किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है, किडनी भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना है। यानी किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट का मतलब उसकी सबसे छोटा रूप। जैसे घर कैसे बना है, ब्रिक यानी ईंट से, एक ईंट को जोड़ा दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, बहुत सारे ईंट को जोड़ा तो घर बन गया। तो घर एक बड़ा फॉर्म है, उसी तरह किडनी एक बड़ा फॉर्म है। तो घर की सबसे छोटी यूनिट ब्रिक, ईंट, तो किडनी का सबसे छोटा यूनिट वो है नेफ्रॉन। तो किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से बना होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि वो किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब हम ये पढ़ेंगे तो बात आएगी नेफ्रॉन की। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम द ब्लड। ये हमने पहले ही जाना था कि ब्लड में लीवर से जो यूरिया बना और कहाँ आ गया, ब्लड में। तो ब्लड के यूरिया को फिल्टर करना, ठीक है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम है। और ब्लड को
प्यूरिफाई करना मतलब ब्लड से यूरिया को रिमूव करना, ये कौन करेगा? ये आपका किडनी करेगा। और इस दौरान बनेगा क्या? बनेगा यूरिन, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन। तो यूरिन बनता है, लेकिन उस यूरिन में क्या रहता है? पानी, सॉल्ट और साथ ही साथ यूरिया रहता है। ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? किडनी। किडनी में भी कौन करेगा? बहुत सारे नेफ्रॉन करेंगे। तो हमको नेफ्रॉन आइए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि लीवर में बना यूरिया, यूरिया आ गया ब्लड में, ब्लड पहुंचा कहाँ? हमारे किडनी में, और किडनी ने क्या किया? उस ब्लड से यूरिया को रिमूव कर दिया और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। ठीक है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किसका है? किडनी का। लेकिन किडनी में ये कौन करेगा? नेफ्रॉन करेगा। तो आइए नेफ्रॉन को जरा देख लेते हैं। तो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? दैट इज नेफ्रॉन। वही घर और ईंट वाला कंसेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। तो ये रहा नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन दिखता ऐसा है। अगर आप एक नेफ्रॉन को देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और ऐसे लाखों नेफ्रॉन से बना होता है एक किडनी। बात समझ में आई? तो एक किडनी में ऐसे लाखों नेफ्रॉन मिलेंगे और हर नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। अब इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे हमारे लंग्स में एल्वुलाई था और एल्वुलाई के आसपास अगल बगल बहुत सारे पतली दीवालों के कैपिलरीज का नेटवर्क था, ठीक उसी तरह नेफ्रॉन में भी बहुत सारे थिन वॉल्ड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, ताकि ब्लड में जो काम की चीजें हैं उसे वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए, और जो बेकार चीजें हैं उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो ये एक्सचेंज तो नेफ्रॉन में भी हो रहा है। तो नेफ्रॉन में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो जरूरी है कि नेफ्रॉन के अंदर और जो कैपिलरीज हैं उनके बीच जो एक्सचेंज हो रहा है वो तभी अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा जब कैपिलरीज की दीवारें क्या हो? थिन हो। तो जैसे एल्वुलाई में है थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ठीक उसी तरह नेफ्रॉन में भी थिन वॉल्ड कैपिलरीज पाए जाते हैं। अब जरा डायग्राम में देखो कैपिलरीज कहाँ है, जरा ये देखो, ये येलो कलर का तो नेफ्रॉन है, लेकिन नेफ्रॉन के अगल बगल आपको ये ब्लू और रेड जो दिखाई दे रहा है ये कैपिलरीज है। तो नेफ्रॉन से जो भी काम की चीजें हैं वो कैपिलरीज में आ जाएगा। तो ये एक्सचेंज तभी होगा जब कैपिलरीज की दीवारें क्या हो? थिन हो। ठीक है, each kidney has large number of these filtration unit called nephron that packed close together। यानी किडनी के अंदर जो लाखों नेफ्रॉन हैं उन लाखों नेफ्रॉनों के अगल बगल पतली पतली दीवालों वाले कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है, और ये सभी नेफ्रॉन टाइटली क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं। है ना, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है। अब नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स देख लो। नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये देखो, बोमेंस कैप्सूल होता है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बीच वाला जो है ना ये ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस के अगल बगल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। तो ये अंदर वाला तो ग्लोमेरुलस है, लेकिन इसके बाहर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये बोमेंस कैप्सूल है। ये बोमेंस कैप्सूल है, और ये अंदर वाला ये जो गुच्छे जैसा है ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहां से ये आप लोग को ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जिसे हम ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो नेफ्रॉन का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फिर ये हो गया आपका ट्यूबुलर पार्ट, और ये हो गया आखिरी पार्ट ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ब्लड एंटर किया, ऐसे ब्लड एंटर किया, ठीक है, ग्लोमेरुलस से छाना गया ब्लड को,
छानने के बाद कुछ चीजें छन कर नीचे आ गई और बाकी ब्लड को वापस, प्योर ब्लड को वापस शरीर में भेज दिया गया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये जो छन के आया, ये से कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग चाय छानते हैं, तो चाय बनने के बाद, चाय को समझ लो ब्लड है, चाय को समझ लो क्या है, ब्लड। ठीक है, चाय को हमने छाना, तो छानने के बाद चाय तो नीचे आ जाएगी, चाय का जो लिक्विड पार्ट है वो छन के नीचे आ जाएगा, और वो जो हमारा छन्नी होता है ना, उसके ऊपर चाय की पत्ती और जो भी अदरक है और जो भी हमने डाला था वो सब ऊपर रह जाएगा, चाय छन के नीचे आ जाएगा। तो जो चीज छन के नीचे आई उसे कहेंगे फिल्ट्रेट। तो यहां ब्लड आया, ग्लोमेरुलस ने उसको छाना, छानने के बाद जो साफ ब्लड है वो इधर चला गया, और जो चीजें छन कर नीचे आ गई है ना, वो ये फिल्ट्रेट है। तो ब्लड फिल्ट्रेट में बेकार चीजें हैं, लेकिन ब्लड छनने के बाद फिल्ट्रेट अलग हो गया, तो साफ ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया गया। ठीक है, तो आपको नेफ्रॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल्स या कह लो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब वो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो कप शेप है ये बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर ये जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये ग्लोमेरुलस, और ये पूरा जो पाइप जैसा दिख रहा है ये ट्यूबुलर पार्ट, और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जब यहां फिल्ट्रेट पहुंचेगा तब वो किसका रूप ले लेगा, यूरिन का रूप ले लेगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, जो सफर है उसे फिल्ट्रेट को तय करना पड़ेगा। तो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहां फिल्ट्रेट बना, फिर ये फिल्ट्रेट ऐसे ऐसे पास होगा। ठीक है, ऐसे पास होते हुए ये फिल्ट्रेट ऐसे जाएगा ट्यूबुलर पार्ट से। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, और यहां जब आएगा तब ये यूरिन का फॉर्म होगा। तो यहां तो ये फिल्ट्रेट है, दिस इज फिल्ट्रेट, लेकिन यहां अब इसे यूरिन कहेंगे। तो अब इस पूरे रास्ते में होता क्या है फिल्ट्रेट के साथ, वो देखना है। अब देखो, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए कप शेप्ड एंड ऑफ ए कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। तो हर नेफ्रॉन में एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो, ये है ना, तो ये जो कप स्ट्रक्चर है, कप शेप, ये है बोमेंस कैप्सूल। तो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये है छन्नी जो ब्लड को छान रही है, और इसे हम कहेंगे ये क्या है, ग्लोमेरुलस। वही मैंने कहा था कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। देखो, तो ब्लड आएगा एंटर करेगा नेफ्रॉन में, तो ये यहां नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा। ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, छानेगा। ठीक है, और फिल्टर करने के बाद जो कचरा है समझ लो, या जो फिल्ट्रेट है, जो चीजें छन कर नीचे आई, ये देखो छन के नीचे आएंगी, इसे कहेंगे फिल्ट्रेट। और बाकी जो साफ ब्लड है वो इस रास्ते वापस चला जाएगा बॉडी में। तो ब्लड आया, उस ब्लड को फिल्टर किया गया, और साफ ब्लड यहां चला गया। तो ये इम्प्योर ब्लड है, और ये प्योर ब्लड है, और ये क्या बना, फिल्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोमेंस कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट यहां आया, तो ये कहां है, ये बोमेंस कैप्सूल ही तो है। ये पूरा पार्ट ये बोमेंस कैप्सूल है, अंदर वाला ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद जो चीजें छन कर नीचे आ गई उसे किसने एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, बोमेंस कैप्सूल ने उसे कलेक्ट किया या कह लो रिसीव किया। तो ये अब आपका फिल्ट्रेट हो गया। तो फिल्ट्रेट हो गया, समझ में आ गया। अब इस फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट है ये बड़ा काम की चीज है। ये जो फिल्ट्रेट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
इस फिल्ट्रेट में पानी भी है, देख लो क्या क्या है, पानी भी है, इसमें यूरिया भी है, इसमें सॉल्ट भी है, इसमें क्या कहते हैं ग्लूकोज भी है, और इसमें एमिनो एसिड भी है। यानी बेकार चीजें भी हैं, काम की चीजें भी हैं। बेकार चीजों में किसका नाम आएगा? बेकार चीजों में नाम आएगा यूरिया का, थोड़े बहुत सॉल्ट का, थोड़ा बहुत, पूरा सॉल्ट नहीं, कुछ सॉल्ट इंपॉर्टेंट है उसे रखना है, और जो सॉल्ट बेकार है उसे बाहर निकाल देना है। लेकिन ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट कहाँ कलेक्ट हुआ? बोमेंस कैप्सूल में। इसमें कुछ बेकार चीजें भी हैं और कुछ काम की चीजें भी हैं। तो बेकार चीज को क्या करना है? वैसे ही छोड़ देना है, और काम की चीजों को क्या करना है? बॉडी को वापस चाहिए। तो अब क्या होगा? अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, है ना, ये देखो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, ये ब्लैक कलर का समझ लो फिल्ट्रेट है। तो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वो सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा। अच्छा, एब्सॉर्ब नहीं बोल रहे, रीअब्सॉर्ब बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है। कहाँ? याद करो, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो पेट में खाना ब्रेक डाउन हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ गया? ब्लड में। तो एब्जॉर्ब हो चुका है एक बार, ग्लूकोज हुआ ना, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दोबारा एब्जॉर्ब होगा तो उसे एब्जॉर्ब थोड़ी कहेंगे, उसे रीएब्जॉर्ब कहेंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या आया? रीएब्जॉर्ब। लेकिन सारी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यूरिया बॉडी में थोड़ी चाहिए, यूरिया को तो बॉडी से बाहर निकालना है, और अगर पानी की जरूरत नहीं है तो पानी भी बाहर निकालना है। लेकिन ग्लूकोज और एमिनो एसिड, इसको बॉडी के अंदर वापस से रीएब्जॉर्ब करना है। तो कुछ सेलेक्टेड चीजों का ही रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट से गुजरेगा, उस फिल्ट्रेट में जो काम की चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, और अगर पानी भी है, पानी भी जरूरी नहीं, देखो पानी की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर पानी की जरूरत है तो उसका भी मान लो। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और अधिक से अधिक पानी का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट में आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पूछा जाता है कि ट्यूबुलर पार्ट का फंक्शन क्या है नेफ्रॉन में। तो ट्यूबुलर पार्ट का फंक्शन है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो ये दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए इसे रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। और सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें हैं, सारों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कुछ सेलेक्टेड चीजों का ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए नाम पड़ा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, ये फिल्ट्रेट सॉलिड नहीं होता है बेटा, क्योंकि फिल्ट्रेट में क्या क्या है? फिल्ट्रेट में पानी है, उसी पानी में डिसॉल्व कर दिया गया हमने सॉल्ट, उसी पानी में यूरिया भी डिसॉल्व है, उसी पानी में ग्लूकोज और एमिनो एसिड भी डिसॉल्व है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है फिल्ट्रेट। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ये ट्यूबुलर पार्ट में आगे बढ़ता है ना, एरो देखो, यहाँ एरो बना हुआ है, ध्यान से देखो, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो इसका मतलब फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट में आगे बढ़ रहा है। ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, फिल्ट्रेट में से जो काम की चीजें हैं वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो बेकार चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी फिल्ट्रेट में। ठीक है, और जब ये फिल्ट्रेट कहां पहुंचेगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो फिल्ट्रेट में क्या ग्लूकोज बचा? नहीं, वो तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब हो गया, और वो रीअब्जॉर्ब होकर कहां गया? इन सारी चीजों का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये सारी चीजें कहां है? ये तो नेफ्रॉन के अंदर है, ट्यूबुलर पार्ट में है। तो ये रीअब्जॉर्ब होकर गई कहां? इसी में, कैपिलरीज में। और इसीलिए हमने कहा था कि कैपिलरीज की दीवारें पतली होती हैं। तो काम की चीजें तो एब्जॉर्ब हो गई, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो गई। तो जब ये फिल्ट्रेट पहुंचेगा कहां? कलेक्टिंग डक्ट में, तो इसमें से ग्लूकोज गायब,
एमिनो एसिड गायब, बच क्या गया? थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत सॉल्ट और पूरा का पूरा यूरिया। तो अब इसे कहेंगे ये बन गया है यूरिन। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट, जो कि ब्लड को फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट जो बना था, वो फिल्ट्रेट कहाँ बना था? बोमेंस कैप्सूल में। जब वो ट्यूबुलर पार्ट से होकर गुजरता है तो उस फिल्ट्रेट में जो काम की चीजें हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, बहुत सारा पानी और थोड़ा बहुत सॉल्ट, उसे सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और जो चीज बच जाता है फिल्ट्रेट में वो यूरिन बन जाता है। क्या कहा जाता है उसे? यूरिन। फिर ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा। अब ये नेफ्रॉनी है तो है तो किडनी के अंदर, तो अब ये यूरिन किडनी से बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर से जाएगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, स्टोर होगा और समय समय पर यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट में से पानी सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो वो पानी सेलेक्टिवली कितना रीअब्सॉर्ब होगा? तो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कितना पानी एक्सेस में है। जैसे मान लो ठंडी का मौसम है, हमने अगर एक बोतल पानी पी लिया तो बहुत देर तक प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी तो है, पानी पसीना निकल ही नहीं रहा। तो जब बॉडी में पानी ज़्यादा है तो फिर फिल्ट्रेट से पानी रीअब्सॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन गर्मी में पानी पूरा पसीना निकल रहा है, पानी जितना पी रहे हैं सब इवेपोरेट हो जा रहा है पसीना के फॉर्म में। तो तब जरूरी है कि नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट में जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाए। तो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब पानी का कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी में एक्सेस में कितना पानी है। और दूसरा, हाउ मच डिजॉल्व्ड वेस्ट इज देयर टू बी एक्सक्रीटेड। और डिजॉल्व वेस्ट कौन सा है? यूरिया। तो कितना ज्यादा डिजॉल्व वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, इन दो पैरामीटर या इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर क्या होगा हमारे बॉडी में, हमारे किडनी में रीअब्सॉर्ब होगा। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यूरिन कहाँ बना? किडनी के नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट तक यूरिन बन गया, है ना? याद करो थोड़ा सा। यहां तो फिल्ट्रेट था, यूरिन का रूप कब लिया? जब वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा। कहां पहुंचा? कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट है तो नेफ्रॉन का पार्ट। नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट। तो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से जब ये यूरिन निकलेगा तो वो एक्चुअली कहां से निकल रहा है? नेफ्रॉन से, मतलब किडनी से समझ लो। तो यहां से निकलेगा तो कहां जाएगा? तो किडनी के बाद अगला स्ट्रक्चर क्या होता है? यूरेटर में जाएगा। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। तो जो यूरिन किडनी में बना वो एंटर करेगा यूरेटर में। यूरेटर इसको लेकर जाएगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? इस यूरिन को स्टोर करेगा until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out। अब जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप ही बताओ, किसी बैलून में पानी भरोगे तो जितना पानी भरोगे बैलून के दीवालों पर उतना प्रेशर बनेगा, और तभी तो एक लिमिट के बाद वो बैलून फट जाएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा पानी भर दिया, ज़्यादा प्रेशर लग गया। तो ठीक उसी तरह जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो एक अर्ज, एक इच्छा होती है कि उस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाए यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मसल्स का बना होता है, मस्कुलर होता है, और हमारी मसल्स हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। इसीलिए ब्रेन का एक पार्ट है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। ये आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसीलिए यूरिन को अगर हम मान लो कि हमें बहुत तेजी से सूसू लगी है और आसपास कहीं वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? थोड़ी देर अगर लगी है जोर से तो रोक लेते हैं। यानी कि आप अपनी इच्छा से
यूरिन को नहीं निकाल रहे। तो क्यों? क्योंकि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मसल्स का बना था, जो कि नर्वस कंट्रोल के अंडर है, और नर्वस कंट्रोल का मतलब हमारा ब्रेन, और ब्रेन का जो वो पार्ट सेरेब्रम जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, वो वॉलंटरी एक्शन मतलब आप अपनी इच्छा से वो काम कर रहे हो। तो आपकी इच्छा है कि अभी यूरिन नहीं जाना, तो आप यूरिन को होल्ड करके रखते हो, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, यानी हमारे यूरिन जाने की जो इच्छा है उसे हम कंट्रोल कर पाते हैं, इसीलिए क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर नर्वस कंट्रोल के अंदर है, और नर्वस कंट्रोल में कुछ एरिया ऐसा होता है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये वॉलंटरी एक्शन हुआ ना, यूरिन जाने की जो इच्छा है वो तो वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि अगर किडनी खराब हो गया तो आपने सुना होगा कि डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस का मतलब है कि हम आर्टिफिशियल किडनी, हमारी किडनी तो खराब है तो हमारे ब्लड को कौन प्यूरिफाई करेगा? तो एक मशीन होती है जिसे कहते हैं डायलिसिस मशीन, और उसी मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। तो वो मशीन है, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से ये डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस डायग्राम में ये पेशेंट है, पेशेंट का जो इम्प्योर ब्लड है वो इस मशीन में भेजा जा रहा है, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड मशीन में आया। अब मशीन का स्ट्रक्चर देखो, मशीन का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे, मशीन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो मशीन के स्ट्रक्चर में क्या है? ट्यूब बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ट्यूब बनी हुई है। ऐसे ऐसे ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, ध्यान से देखो। ऐसे ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये ट्यूब बनी हुई है, इसको कहते हैं सेमी, ये जो ट्यूब होती है ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है, सेमी परमिएबल ट्यूब्स। तो ये पूरा टैंक है, ठीक है, ये पूरा टैंक है, उस टैंक में ट्यूब्स हैं, और ट्यूब जो नेचर है उसका वो सेमी परमिएबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एक तरफ से अब एक तरफ बॉटल है, और इस बॉटल में एक लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड यहां से एंटर कराया जाता है, और ये लिक्विड यहां पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसे कहते हैं डायलिसिंग सोल्यूशन। तो ये कौन सा डायलिसिंग सोल्यूशन है? ये फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है, ये फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है, फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन, क्लियर। अब पेशेंट का जो ब्लड है वो यहां से आया, ये है पेशेंट का ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। पेशेंट का इम्प्योर ब्लड ऐसे आया, ठीक है, यहां ब्लड भरा हुआ है, ये पूरा ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो डायलिसिंग सोल्यूशन है और ये जो ब्लड है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो एक तरफ से डायलिसिंग सोल्यूशन जो फ्रेश है उसको यहाँ टैंक में डाला गया और दूसरे तरफ से पेशेंट का इम्प्योर ब्लड लाया गया। ठीक है, अब इन इम्प्योर ब्लड और डायलिसिंग सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बस एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इम्प्योर ब्लड में यूरिया है, इसमें यूरिया है ना, तभी तो इम्प्योर ब्लड कह रहे हैं, लेकिन फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन में यूरिया नहीं है। ठीक है, अब जैसे इधर से ये ब्लड आया, अब आप ही बताओ, अब आप बताओ कि पेशेंट का इम्प्योर ब्लड और पेशेंट का जो इम्प्योर ब्लड है और डायलिसिंग सोल्यूशन, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए और सॉरी इसके बीच में एक ट्यूब आ गई। ये ट्यूब है ना, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर की ट्यूब, सेमी परमिएबल ट्यूब, इसके अंदर पेशेंट का इम्प्योर ब्लड और इसके बाहर ये फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन। फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन और इम्प्योर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बस एक ही अंतर है कि इम्प्योर ब्लड में यूरिया है लेकिन फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन में यूरिया नहीं है। तो अब क्या होगा, अब एक कमाल की चीज होगी, जो यूरिया ब्लड में था वो यूरिया ब्लड से निकलकर कहाँ आ जाएगा, इस डायलिसिंग सोल्यूशन में। तो ये येलो कलर का जो डायलिसिंग सोल्यूशन है इसमें यूरिया आ गया, कहाँ से आया, ब्लड से आया, क्योंकि ब्लड में यूरिया था ना। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, यूरिया ऐसे निकल कर बाहर आता रहेगा। ठीक है, किसमें आकर मिक्स होता रहेगा, डायलिसिंग सोल्यूशन में। अब आपका धीरे धीरे डायलिसिंग सोल्यूशन क्या होगा, ये फ्रेश नहीं रहेगा, धीरे धीरे इस डायलिसिंग सोल्यूशन में यूरिया आ गया, थोड़ा बहुत सॉल्ट आ गया, तो ये आपका डायलिसिंग सोल्यूशन अब बेकार हो गया। तो बेकार हो गया तो इस डायलिसिंग सोल्यूशन को हम एक दूसरे बॉटल में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो इधर से हमने भेजा था टैंक में और इधर से हमने इकट्ठा कर लिया। अब ये जो डायलिसिंग सोल्यूशन है ये फ्रेश नहीं है, ये कौन सा है, यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन, यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन। अब इस यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन में फ्रेश के कंपैरिजन में क्या होगा, तो ब्लड से जो यूरिया ले लिया, ब्लड से जो सॉल्ट ले लिया, वो इसमें होगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें मैं लिख सकता हूं कि इस यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन में यूरिया है प्लस एक्सेस सॉल्ट है, यानी सॉल्ट है, जो इसमें नहीं, जो फ्रेश वाले में नहीं था। तो फ्रेश में ये यूरिया और एक्सेस सॉल्ट नहीं था। ठीक है, तो कहां से आया, इम्प्योर ब्लड से आया। इम्प्योर ब्लड में जो यूरिया सॉल्ट था उसे एब्जॉर्ब किया गया, वो एब्जॉर्ब होकर इस फ्रेश वाले में आ गया, तो ये यूज्ड बन गया, उसे दूसरे टैंक में, दूसरे बॉटल में इकट्ठा कर लिया गया। अब जो प्योर ब्लड है, क्योंकि ब्लड तो साफ हो गया, प्योर ब्लड को पेशेंट की बॉडी में वापस भेज दिया गया। ये प्योर ब्लड को वापस से भेज दिया गया। ठीक है, तो ये देख लो, यहां लिखा है फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन और यहां लिखा है यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, और कहां कहां इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन कर देता हूं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमिएबल लाइनिंग। ट्यूब की जो लाइनिंग, जो कवरिंग होती है वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है। ठीक है, सस्पेंडेड, ये जो ट्यूब्स है वो सस्पेंडेड है एक टैंक में, जो कि किससे भरा है, डायलिसिंग सोल्यूशन से। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड। तो डायलिसिंग सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वही है जो ब्लड का है, बस एक ही अंतर है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, वो कहाँ है, ब्लड में है, तो बस यही एक अंतर है। ठीक है, और जब ये फिल्टर हो गया, 2-3 घंटे लगते हैं, जब सारा का सारा वेस्ट जो यूरिया है वो डायलिसिंग सोल्यूशन में आ गया, तो हमें उसे एक दूसरे बॉटल में इकट्ठा कर लेते हैं और जो प्योर ब्लड है उसे बॉडी के, पेशेंट के बॉडी में वापस भेज देते हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस की मदद से हम ऐसे पेशेंट जिसका किडनी खराब है उसके ब्लड को साफ करते हैं।
बात समझ में आ गई? तो ये पूरा प्रोसेस था। तो यहाँ हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होता है। अब आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो मैंने पहले ही बोला था कि प्लांट्स में भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते होंगे और उन वेस्ट को प्लांट बाहर निकालता होगा, ये प्रोसेस एक्सक्रीशन है। अब ये जानना है कि प्लांट्स में कौन कौन से वेस्ट हैं। हमारे बॉडी में यूरिया है, तो प्लांट्स में क्या है? तो इसमें सबसे पहला जो वेस्ट आता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन वेस्ट है। अरे प्लांट के लिए ना, हमारे लिए तो वेस्ट नहीं है, लेकिन प्लांट के लिए तो वेस्ट है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, तो आपको फोटोसिंथेसिस में पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। ठीक है, और ऑक्सीजन में बदलता है कि नहीं? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए थोड़ी यूजफुल है, प्लांट के लिए तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। और इसी ऑक्सीजन को प्लांट अपनी पत्तियों के स्टोमेटा से बाहर निकाल देता है। तो ऑक्सीजन itself can be thought as a waste product generated during photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बना, वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे वो बाहर निकाल देता है। और हवा में बाहर निकाला, हमने उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया, तो हम जिंदा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो पेड़ धूप में फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन, उसे बाहर निकालेगा और वो ऑक्सीजन लेकर हम जिंदा रहेंगे। तो जितने पेड़ उतना ज्यादा ऑक्सीजन, उतना ज्यादा हरियाली। ठीक है, चलिए अब प्लांट के लिए पानी भी, लेकिन कौन सा पानी? एक्सेस पानी। जैसे मान लीजिए कि प्लांट को जरूरत है 5 लीटर की, लेकिन प्लांट के बॉडी में 8 लीटर पानी है, तो एक्सेस में कितना है? यूज से ज्यादा, तो आप कहोगे 3 लीटर एक्सेस में है। तो ये 3 लीटर जो पानी है वो प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन जो बाकी 5 लीटर पानी जो प्लांट के लिए यूजफुल था, वो वेस्ट नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लांट के लिए जो एक्सेस वाटर है, प्लांट के लिए जो एक्सेस वाटर है, वो प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट है। दिस इज ए वेस्ट, एक्सेस वाटर। और प्लांट इस एक्सेस वाटर को कैसे रिलीज करता है, कैसे बाहर निकालता है? तो ट्रांसपिरेशन से। पत्तियों पर जब धूप, सनलाइट पड़ती है, तो पत्तियों के स्टोमेटल पोर से पानी इवेपोरेट हो जाता है। कौन सा पानी? यही एक्सेस वाटर। और इस तरीके से एक्सेस वाटर को प्लांट अपने शरीर से बाहर निकाल रहा है। तो एक्सेस वाटर भी प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बना और इसे बाहर निकाल दिया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब प्लांट ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी पत्तियों में स्टोर करता है। तो प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट ये करता है कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को वो इस पत्तियों में स्टोर कर देता है, स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। और ये सेलुलर वैक्यूल्स कहाँ है? पत्तियों के सेल में। भाई सेलुलर वैक्यूल्स ये सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल कहाँ होगा? सेल में। और सेल किसका? पत्तियों का। तो पत्तियों के सेल में सेल वैक्यूल्स होता है और उसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं। अब पत्तियां समय समय पे झड़ के गिरती है ना, पतझड़ का मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो उन पत्तियों में जो स्टोर्ड वेस्ट था वो भी तो बाहर निकल गया। इस तरीके से प्लांट की पत्तियों में जो स्टोर्ड वेस्ट है उसको प्लांट क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वो पत्तियां जो गिर गई, फॉल ऑफ हो गई, उनमें भी वेस्ट होता है। और इस तरीके से उस पत्ती के सहारे उस वेस्ट को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जो ओल्ड जाइलम है, अब आपको पता है कि प्लांट के रूट से लेकर लीव्स तक जाइलम होता है। तो जो प्लांट का ये वाला तना जो होता है, तो इसका बाहरी हिस्सा आपने देखा होगा, इस हिस्से की बात कर रहा हूं। तो कभी भी बड़े बड़े पेड़, नीम के पेड़, आम के पेड़, है ना, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आपने कभी पेड़ के तने को छुआ है? तो अगर पेड़ के पे हाथ रखो, तने पे, बार्क पे, तो बार्क खुरदुरा होता है। क्यों? क्योंकि वो जाइलम से बना था और वो जाइलम जो कि धीरे धीरे पुराना हो गया,
डेड हो गया, उसके सारे सेल्स डेड हो गए, तो ओल्ड जाइलम यानी डेड जाइलम में प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन, जैसे ये रेजिन, और गम, गोंद। तो आपने कभी गोंद के लड्डू खाए? तो जो बबूल का पेड़ है उसमें गोंद निकलता है, बहुत ही मीठा और बहुत ही पावरफुल होता है, और उसी गोंद से लड्डू बनाया जाता है। तो जो गोंद के लड्डू है, तो जो गोंद है वो यही है गोंद, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेजिन। और ये है रबड़, जिससे हमारे गाड़ियों के टायर बन रहे हैं, जो कॉपी में इरेजर की तरह यूज कर रहा है वो भी रबड़ है, ठीक है। तो ये भी तो पेड़ से निकलता है। तो रेजिन और ये गम, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट अपने कहाँ स्टोर करता है? ओल्ड जाइलम में, और समय समय पे निकालता रहता है। देखो अपने जाइलम से ये निकाल रहा है ना, जाइलम कहाँ था? पेड़ के बार्क में। तो पेड़ के बार्क के जो जाइलम है उससे ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो इस तरीके से रेजिन और गम्स को भी प्लांट क्या करता है? बाहर निकालता है, जो कि कहाँ स्टोर रहते हैं? ओल्ड जाइलम में। तो प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट अपने रूट से सॉइल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं, रूट से बाहर सॉइल में निकाल दिया, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट के लिए कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है? ऑक्सीजन, एक्सेस वाटर, सिर्फ वाटर नहीं लिखेंगे, एक्सेस वाटर, फिर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन लीव्स, और रेजिन एंड गम्स स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। और बाकी जो थोड़े मोड़े वेस्ट प्रोडक्ट बच गए उनको मिट्टी में रिलीज कर देती है। तो इस तरीके से अपने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट रिलीज कर देता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, और यहाँ हमारा ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।